नमस्ते इंडिया, आई एम डॉक्टर पूजा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंटल डीएनए से हमें सिमिलर स्ट्रैंड में डॉटर डीएनए मिलता है, यानी कि एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज होता है और हमें एक रेप्लिकेट मिल जाता है। रेप्लिकेट इज लाइक सिमिलर टू द फर्स्ट वन, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, यानी हम यहाँ पे एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, इकोलाई बैक्टीरियाज का। क्लियर। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया, प्लस सर्कुलर डीएनए होता है। हमने क्या बोला था, ये अगर सेल है तो यहाँ पे डीएनए रखा हुआ है इनका, और ये किस में रखा हुआ होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगे लेकिन ये सर्कुलर होगा और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, आगे डिस्कस करेंगे। दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 रेप्लिकेशन फॉर्क्स। रेप्लिकेशन फॉर्क हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे। इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम डीएनए 3 पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉल 3 जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड कैरिंग आउट द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर। रेप्लिकेशन अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। ये एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है जो कभी नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता। आपको ये हमेशा याद रखना है दैट डीएनए रेप्लिकेशन विल ऑलवेज अकर फ्रॉम 5' टुवर्ड्स 3'। निक्स फॉर्म्ड आर जॉइंड बाय द एंजाइम लाइगेज। लाइगेज जो एंजाइम है इसका हमेशा मतलब किस चीज से होता है, जोड़ने से, ठीक है। तो ये जो 2 डीएनए जब रेप्लिकेट करते हैं तो इसमें निक्स बन जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम फंक्शनल होता है, लाइगेज, और ये क्या करेगा, ये इनको जोड़ देगा। क्लियर। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है। नया क्या सीखना है ये देखते हैं। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसको हम कैसे एसेस करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को हम एसेस करते हैं मेनली डबलिंग टाइम से। अब डबलिंग टाइम क्या है, द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ सेल्स टू डबल। सिंपल से पॉइंट है, एक बैक्टीरियल सेल है, इसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा, हम उसको बोलते हैं बेसिकली डबलिंग टाइम। तो एक सेल से फिर हमें यहाँ पे 2 सेल्स में ये जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हमें 2 सेल्स में मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली डबलिंग टाइम, राइट। तो ये जो डबलिंग टाइम होता है, ये जब बैक्टीरिया डिवाइड होने वाले होते हैं ना, उससे जस्ट पहले ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक बैक्टीरिया के अंदर मान लो यहाँ पे डीएनए रखा हुआ है तो ये डिवाइड करेगा तो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के पास डीएनए जाएगा ना, तो वो तो हम चाहते नहीं, क्योंकि फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ही बैक्टीरिया के पास रहेगी, फिर दूसरे के पास क्या गया, सिर्फ साइटोप्लाज्म, नो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीएनए जो होगा वो पहले ही रेप्लिकेट हो जाएगा, और डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद सेल डिवाइड करते हैं सो दैट डीएनए दोनों ही बैक्टीरियाज में इक्वली डिवाइड हो जाए। क्लियर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, नाम से पता लगता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकॉन टर्म क्या होता है, दिस इज अ यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक रेप्लिकॉन इज 1 यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट चीज जो हमें पता है वो क्या पता है कि रेप्लिकॉन्स जो होंगे वो या तो सर्कुलर होंगे या फिर लीनियर होंगे, राइट। यानी कि अगर सर्कुलर डीएनए में है तो ये सर्कुलर रेप्लिकॉन्स, यूकैरियोटिक डीएनए में है तो लीनियर रेप्लिकॉन, राइट। तो हम यहाँ पे क्योंकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सर्कुलर रेप्लिकॉन्स की। तो सर्कुलर रेप्लिकॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरियल डीएनए का। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इसके सेल की आउटलाइन नहीं बना रहे हैं बैक्टीरिया की, हम सिर्फ इस डीएनए की बात कर रहे हैं। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि ये बैक्टीरियल डीएनए है तो इसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों साइड में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो इसीलिए रेप्लिकेशन जो है वो इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। क्लियर। तो अगर हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई में 4.6 MBPS बेस पेयर का जीनोम होता है, यानी मेगा बेस पेयर्स 4.6 मेगा बेस पेयर जीनोम्स होता है इसका साइज का। और ये जो होते हैं ये मोनो रेप्लिकॉनिक होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे एक ही रेप्लिकॉन यूनिट बनता है और यहाँ पे ये मोनो रेप्लिकॉनिक है, इसलिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने हैं, एक ही है,
राइट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम बैक्टीरिया के केस में ORI-C भी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये से फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल DNA है, और यहाँ पे ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है दैट इज ORI-C जो है, ये एक ऐसा यूनिट है जो अप्रॉक्सीमेटली कितना बड़ा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 245 बेस पेयर्स। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इनके पास 13 मर और 9 मर दो तरह के रीजन्स होते हैं। ये 9 मर्स हैं और ये क्या है, ये 13 मर्स हैं, ठीक है। तो ये जो 13 मर्स हैं ये मेनली कितने हैं, 3 यूनिट्स में प्रेजेंट है, और 9 मर्स जो है वो मेनली 5 सब यूनिट्स के प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये 9 मर जो होता है दे आर 80 रिच सेगमेंट्स, यानी एडेनिन और थायमीन का बेस पेयरिंग होता है इसमें ज़्यादा, ठीक है। 5 कॉपीज होती है 9 मर्स की, और 9 मर्स एक्ट्स एज अ बाइंडिंग साइट फॉर द DNA-A प्रोटीन। यहाँ पे एक DNA-A नाम का प्रोटीन है जो यहाँ आके बाइंड करेगा, उसके लिए ये क्या है, ये बाइंडिंग साइट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो अब समझते हैं कि DNA-A प्रोटीन होता क्या है। DNA-A प्रोटीन जो होते हैं वो एक ATP बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, यानी कि ये ATP डिपेंडेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये ATP के साथ बाइंड करते हैं तभी ये एक्टिवेट होते हैं। जब DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है उससे जस्ट पहले क्या होता है, DNA-A जो है वो ATP की प्रेजेंस में और C सीक्वेंस पे बाइंड करता है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे दी, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि DNA-A प्रोटीन जो होते हैं वो ATP से बाइंड करते हैं, प्लस ये जाकर के बाइंड करते हैं और इस C सीक्वेंस पे, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला जो सीक्वेंस है वहाँ पे बाइंड करेंगे, जो कि मिथाइलेटेड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो, आगे मैं भी बताती हूँ उसके बारे में। DNA-A बाइंड करता है कहाँ पे, 9 मर पे फर्स्ट में, और उसके बाद उस जगह को ये मेल्ट करेगा और ये उसके बाद क्या बनाएगा, DNA-13 मर। तो ये तो मैंने आपको एक रिटर्न बता दिया। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझते हैं, बिकॉज ये ऐसे नहीं समझ आने वाला। ये अगर मैंने ऐसे बोल दिया है तो ये आपको ऐसा नहीं है कि समझ आ गया, नहीं समझ आया, मैं भी समझाती हूँ। ये इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे 13 मर के 3 यूनिट्स थे और 9 मर के कितने थे, 5 ATH सीक्वेंसेस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, एडेनिन एंड थायमिन। एडेनिन और थायमिन क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एडेनिन और थायमिन जो होते हैं वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, और गुआनिन एंड साइटोसिन G और C हमें क्या पता है, G और C जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए 80 रिच सीक्वेंस होने की वजह से 9 मर पे यहाँ पे क्या होगा, DNA को मेल्ट करना आसान होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि DNA-A जो है वो यहाँ आके बाइंड करता है और ये इसको मेल्ट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 80 रिच सीक्वेंस क्यों होता है यहाँ पे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 9 मर पे क्या होगा, ATP, क्योंकि हमने बोला DNA-A जो है वो ATP डिपेंडेंट प्रोटीन है, तो ये ATP की प्रेजेंस में DNA-A क्या करेगा, ये जाएगा और बाइंड करेगा किसके साथ, जहाँ पे DNA जो है वो 9 मर वाला जो सीक्वेंस है ना, ये वाला जो स्ट्रेच है, ये 9 मर वाला स्ट्रेच है, ठीक है। तो 9 मर वाले स्ट्रेच पे जा करके ये बाइंड करेगा, और ये क्या है, यहाँ पे हमारा DNA-A प्रोटीन है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ATP इस वाले स्ट्रेच पे बाइंड करता है। और जब ये इस वाले स्ट्रेच पे बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ जो 13 मर वाला स्ट्रेच था, क्योंकि ये सर्कुलर DNA, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, ये तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये कुछ इस तरह का DNA प्रेजेंट होता है, सुपर कॉइल टेम्पलेट्स होते हैं इसके। तो जो सुपर कॉइल टेम्पलेट्स हैं इसमें हम यहाँ पे ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, क्योंकि बैक्टीरियल DNA है तो हमने क्या बोला, बैक्टीरियल DNA में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वहाँ पे ये कुछ इस तरह का सीक्वेंस था। इसी सीक्वेंस में बाइंडिंग हुई किसकी, ATP की और DNA-A की, जो 9 मर के साथ बाइंड किया। जब ये 9 मर के साथ बाइंड करता है तो ये इसको ओपन अप करता है यहाँ पे, और यहाँ का DNA ये मेल्ट करना शुरू करता है। तो जो मेल्टिंग होती है वो 9 मर की नहीं 13 मर की होती है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मेल्टिंग होगी DNA की वो 9 मर की नहीं होती, वो 13 मर की होती है। और यहाँ पे ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे ये इसके साथ बाइंड करता है, और ये ओपन कॉम्प्लेक्स है। नाउ यहाँ पे बबल जैसा कुछ DNA बनना शुरू हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये कॉम्प्लेक्स सा DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस इन अ इजी वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड DNA रेप्लिकेशन जो होता है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वो सारे स्टेप्स क्या हैं, पहला क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन जो होगा वो सबसे पहले इनिशिएट होगा, दैट इज इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये इनिशिएशन हो जाएगा। दूसरा स्टेप
इनिशिएशन होने के बाद ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, ये इलोंगेट करेगा. दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन ऑफ रेप्लिकेशन. एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू तो हुआ, अब इसको खत्म भी होना होगा. राइट तो यहाँ हमने अभी जो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वो क्या डिस्कस किया कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, से फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएनए, तो अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे 9 सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो ये 9 सीक्वेंसेस जो है वो क्या है, ये 5 सीक्वेंसेस होते हैं, 5 9 सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है. राइट और ये 9 के अपस्ट्रीम, क्योंकि ये क्या है, ये एक सर्कुलर डीएनए है, तो इसके अपस्ट्रीम में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 13 स्ट्रेच. राइट तो ये जो है, ये से फॉर एग्जांपल दिस इज 13 स्ट्रेच ऑफ डीएनए. क्लियर. हमने क्या बोला कि 9 सीक्वेंस जो है ये क्या है, यहाँ पे जाकर के कौन बाइंड करता है, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करता है. डीएनए ए प्रोटीन जहाँ बाइंड करता है, इसको मेनली हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस. तो 9 जो है जो कि एक 80 रिच सीक्वेंस है, यहाँ पे ए और टी बॉन्ड ज़्यादा है, तो ये 80 रिच सीक्वेंस जो होता है 9 का, यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे डीएनए ए जाके बाइंड करता है. इसलिए हम इसको मेनली बोल देते हैं कि ये क्या है, एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस. ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि 9 के साथ डीएनए ए बाइंड करता है और यहाँ पे एटीपी भी चाहिए होता है. यहाँ पे अगर हमारा 9 स्ट्रेच था, यहाँ पे आकर के डीएनए प्रोटीन जो है वो बाइंड करना शुरू कर देता है, और ये बाइंड करता है तो इसकी वजह से ये वाला पोर्शन, से फॉर एग्जाम्पल अगर 13 है तो ये क्या होता है, ये फिर ओपन अप होने लग जाता है. तो अब जो डीएनए हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके का एक बबल सा फॉर्मेशन कर देगा. there will be some bubble formation kind of thing that will happen over here. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर इसी चीज़ को हम देखें ज़रा, तो हम इसको थोड़ा ऐसे देख लेते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ डीएनए का इस तरीके का एक बबल सा बनना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बबल होगा. लेकिन यहाँ नीचे भी तो डीएनए होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक सर्कुलर डीएनए है. हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, तो ये क्या है, सर्कुलर डीएनए है. और ये जो है ये दिस इज बबल फॉर्मेशन, यहाँ पे बबल का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये 13 वाला जो रिच सीक्वेंस था वो यहाँ पे मेल्ट होता है. एग्जैक्टली जो भी हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. राइट कि ये जो है ये क्या क्या करते हैं, ये जाते हैं और यहाँ बाइंड करते हैं, और ये 13 वाला जो रीजन है इसको ये ओपन करते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे देखो, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये 13 वाला जो रीजन है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना रहा है. तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना था बैक्टीरियाज में, ओरिसी जो है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ एक है. यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहे हैं. आपको ये फॉर्क जैसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसलिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क 1 और इधर रेप्लिकेशन फॉर्क 2 हो जाएगा. तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं. ये मैंने आपको बोला था, मैं आपको आगे डिस्कस करके समझाऊंगी. अब जब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करेगा तो वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में करेगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता जाएगा कुछ इस तरीके से. क्लियर. तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे. राइट. यहाँ पे आता है फिर ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, दिस विल बी इलोंगेशन एंड हियर इट विल कम एज टर्मिनेशन प्रोसेस. तो सबसे पहले तो ये वाला प्रोसेस समझते हैं, दैट इज इनिशिएशन प्रोसेस. और मैं इलोंगेशन और टर्मिनेशन अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ यहीं डिस्कस कर दूँ तो. सो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि मेनली यहाँ पे डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है. यहाँ पे 9 प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के फॉर्म में काम करते हैं, जहाँ पे आके और बाइंड करते हैं कौन, डीएनए ए. राइट. और ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है. लेकिन सिर्फ डीएनए ए प्रोटीन से कुछ नहीं होगा. अब ये जो अपस्ट्रीम वाला जो सेगमेंट है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट था 13 सीक्वेंस, और ये जो 13 सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं ये मेल्ट होना शुरू करते हैं. ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया. तो ये मेल्ट अपने आप नहीं होते बच्चों, यहाँ पे ना एक और प्रोटीन का फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए बी. ये जो डीएनए बी होते हैं, ये डीएनए बी अपने आप नहीं फंक्शन करते, इनको भी क्या चाहिए होता है, यहाँ पे होता है एटीपी से
इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पे ये बनाएगा ADP, यानी कि ये भी क्या है, ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ ATP DNA B जाएगा और यहाँ पे जाके लोड होगा, और ये जब DNA B यहाँ पे जाके लोड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये DNA को रिलैक्स करना शुरू करता है और मेल्ट करना शुरू करता है। और ये जो DNA B है, इसको सिर्फ ATP नहीं चाहिए होती, इसको एक और चीज़ चाहिए होती है, उसका नाम होता है DNA C। सो दिस DNA B एंड DNA C ये जो है ये हेक्सामर है, यहाँ पे ये 6 है और इसका भी नंबर 6 है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये हेक्सामर बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो DNA C है ये भी 6 यूनिट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये मिलकर के बनाएंगे हेलिकेज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है DNA B एंड DNA C का, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, अब DNA के ऊपर लोड कर जाएंगे। ये आप इस तरीके का कुछ सिचुएशन समझिए जहाँ पे जाकर के ये हेक्सामर यहाँ पे लोड कर रहा है। DNA जो होता है, DNA के पास यहाँ पे बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इसके पास, क्लियर। तो ये जो है ये अपस्ट्रीम जा रहे हैं हम, ठीक है। अपस्ट्रीम मतलब कि हम 9 से इस तरफ मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, इनमें क्या होना शुरू हो जाएगा, इनमें हाइड्रोलाइसिस शुरू हो जाएगी। अब आप देखो ये जैसे सिंगल स्ट्रैंड बनना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे DNA क्या कर रहा है, ये हेलिकेज जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस तरीके से मूव कर रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स के मूव करने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे और यहाँ का बॉन्ड ऑलरेडी टूटा हुआ है, क्लियर। तो ये इस तरीके से मूव करता जाएगा और बॉन्ड टूटते जाएंगे, मेल्टिंग होती जाएगी DNA की। लेकिन हेयर कम्स अ ट्विस्ट, जो यहाँ वाला जो स्ट्रैंड है DNA का ना, इसके पास भी एक कैपेसिटी होती है। ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है और यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल जनरेट हो चुका है, इनके पास एक कैपेसिटी हो कि ये एक बार रीएनील कर सकें। तो इनको रीएनीलिंग से बचाने के लिए भी हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं SSB प्रोटीन्स। वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और इन वाले स्ट्रैंड्स पे बाइंड कर जाएंगे, और इन प्रोटीन्स का नाम होता है SSB प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, क्लियर। तो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो जाके जो ऑलरेडी मेल्टेड DNA है वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में कोई रीएनीलिंग काइंड ऑफ थिंग ना हो, क्लियर। और ये कॉम्प्लेक्स इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा और उसी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, SSB प्रोटीन्स जो है वो बाइंड करते जाएंगे। सो दिस DNA B जो होता है, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू हेलिकेज एंजाइम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलिकेज एंजाइम जो कि यूकैरियोट्स में होता है, एग्जैक्टली DNA B जैसा ही होता है, ये हेक्सामेरिक कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। तो ये यूकैरियोटिक आप हेलिकेज बोल लो या फिर प्रोकैरियोटिक DNA B बोल लो, तो यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं वो सिमिलर चीज़ें होती हैं, क्लियर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि DNA जो होता है वो अपने आप सिंथेसिस नहीं करता, यहाँ पे इनको चाहिए होता है प्राइमेज, मतलब यहाँ पे प्राइमर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ आता है एक और प्रोटीन जिसका नाम होता है DNA G प्रोटीन। DNA G प्रोटीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये मेनली सिंथेसाइज करते हैं RNA प्राइमर्स, ठीक है। यहाँ पे RNA का जो प्राइमर है वो ही यहाँ पे सिंथेसाइज होगा और यहाँ पे RNA प्राइमर सिंथेसाइज होके लगने शुरू हो जाएंगे, क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे ये एक साइड पे ये DNA G है, ये क्या करेगा, डी नोवो RNA सिंथेसिस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे DNA का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। क्योंकि जो DNA पॉलीमरेजेस होते हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने आप से डी नोवो सिंथेसिस कर सके प्राइमर्स की, इसलिए यहाँ पे DNA G प्रोटीन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो जाकर के यहाँ पे RNA प्राइमर्स बनाएगा। विदाउट एनी प्राइमर कभी भी DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये हटने लग जाएंगे, SSB प्रोटीन्स हटते जाएंगे और ये इनके साथ अनील करता चला जाएगा, क्लियर। इतना सब कुछ होने के बाद यानी मेल्टिंग हो गई, DNA B जो है यानी हेलिकेज जो है वो DNA C के साथ मिलकर के एक लोडर कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसने मेल्ट कर दिया DNA को इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो DNA है डबल स्ट्रैंडेड DNA सर्कुलर है, ये कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से होता जा रहा है, यहाँ पे ये मेल्ट करता जाएगा इसको, और उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो प्रोसेस है यहाँ अब आता है, इतना सब कुछ होने के बाद फंक्शन किसका, DNA पॉल 3 का, ठीक है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो एक एंजाइम है जो यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। तो इनिशिएट करने से पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारी तरह की प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो चुकी है।
कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, हमने पहले ही बोल दिया कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। डीएनए रेप्लिकेशन के होने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। डीएनए रेप्लिकेशन यूनिवर्सली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नया वाला जो आरएनए सीक्वेंस है, जो यहाँ पे क्या कर रहा है, डी नोवो सिंथेसिस के लिए प्राइमर के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है, वो है क्लियर। और यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास ये डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। और ये सेम चीज़ मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे क्या बताना है मुझे कि डीएनए जो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन होता है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। अब मान के चलिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हमने क्या बोला, डी नोवो सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। इस वाले फॉर्क पे इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अगर ये 5 प्राइम है तो ये ऑटोमेटिकली इधर वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम, और ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम होगा, क्लियर। अब ये 3 प्राइम है तो इसका ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड क्या होगा, ये 5 प्राइम होगा। ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और यहाँ पे फिर ये 5 है तो ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये 5 प्राइम हो जाएगा। दैट मीन्स इस वाले स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। दैट इज क्योंकि ये है हमारा नया वाला सिंथेसाइज डीएनए, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रहा है, और इस वाले स्ट्रैंड पे जो हमारा डी नोवो सिंथेसिस चल रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, क्लियर। तो भाई ये तो बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि अब एक टाइम के बाद ये एक सर्कल में है तो ये इस तरफ से मिलता हुआ आएगा, ये इस तरफ से मिलता हुआ आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों मिल करके ये जो दोनों नए स्ट्रैंड्स बनेंगे ये कुछ इस तरीके का एक टैंगल बना देते हैं। फिर ये इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, और ये डीएनए का रेप्लिकेशन जब एंड होता है तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन वगैरह चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलीमरेज है उसका क्या फंक्शन होता है। तो इसी से रिलेटेड एक सिंपल सी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोटिक, उसको हम याद रख सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ये प्रोसेस है और यहाँ पे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। तो इनिशिएशन जो होता है रेप्लिकेशन का वो किसके प्रेजेंस में होगा, डीएनए ए। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है। SSB उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। डीएनए बी जो कि हेलिकेज के जैसा होता है, डीएनए सी एंड डीएनए जी जो कि प्राइमेज के फॉर्म में काम कर रहा है, क्लियर। चेन इलांगेशन एंड कनेक्टिंग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, यानी नेक्स्ट स्टेप इलांगेशन। हमने अभी आज क्या पढ़ा, रेप्लिकेशन। तो हमने इस वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लिया है, रेप्लिकेशन वाले पार्ट को। डीएनए इलांगेशन वाला पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पॉलीमरेज, SSB, डीएनए गायरेज एंड लाइगेज एंजाइम का फंक्शन, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपरक्वाइलिंग एंड अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, ये डीएनए गायरेज प्रोटीन के थ्रू होता है, और टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू होता है, और डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 के थ्रू होता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज एग्जाम्पल टेकन एज बैक्टीरिया। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इलांगेशन प्रोसेस। सो तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।